वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईस 12 इनकम टैक्सेस का एक पास्ट एग्जाम कवर करेंगे। स्प्रिंग 2016 का ये क्वेश्चन है जिसका टाइटल है फ्लोर एंड टाइल्स लिमिटेड। तो डाटा है कि फॉलोइंग आर द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फ्लोर एंड टाइल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, बैड डेट फॉर द ईयर मीन्स कि ये एक्सपेंस की अमाउंट है। बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये भी एक्सपेंस दिया हुआ है। कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स का मतलब ये है कि इस पर परमानेंट डिफरेंस राइज हो जाएगा, तो डेफर टैक्स में नहीं आएगा, बट इसका इफेक्ट फिर टैक्स रिकन्सिलेशन में हमें लेना होगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी वर, तो तीनों की अमाउंट्स हमें दी हुई हैं रिस्पेक्टिवली। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है कि कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स रिलेटेड टू बिल्डिंग्स ओन्ड इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर एज फॉलोज, जिसमें हमें ओपनिंग बैलेंस, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो ड्यूरिंग द ईयर अप्रैल में सेल की है फॉर 35 मिलियन, और परचेज जो न्यू एसेट्स किए हैं 1 जुलाई को 40 मिलियन के, वो गिवन है। फिर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज कैलकुलेटेड एट 5% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, वेयर एज टैक्स डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। Accounting depreciation of all other owned asset included in property plant equipment is same as tax depreciation। यानी सिर्फ बिल्डिंग का इशू है, और बिल्डिंग से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन नंबर 2 एंड 3 है, जो कि काफ़ी एक्सटेंसिव है, जिसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब डेप्रिसिएशन के रेट भी चेंज हैं, मेथड भी चेंज है, और उसके बाद डिस्पोजल और एडिशंस भी इनकॉर्पोरेट हमें करने हैं। एसेट 2013 में लिए गए हैं, यानी अब से 2 ईयर्स पहले तक का हमें डाटा भी कवर करना होगा और फिर अब पे आना होगा। फोर्थ पॉइंट है, on 1st January 2015, a machine costing rupees 120 million was acquired on finance lease. Some of the relevant information is as follows. The lease term as well as the useful life is 5 years. The annual lease rental amounting to rupees 30 million are payable in advance. Interest rate implicit in the lease is 12.59%. Machine would be depreciated over its useful life on straight line method. इसका इम्पैक्ट ये होगा कि हमने जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो क्योंकि रेंटल्स को अलाउ करती हैं, तो हम डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को जो है वो ऐड बैक कर देंगे, टैक्स रेंटल को जो है डिडक्शन के तौर पे लेंगे इन करंट टैक्स। और इसके अलावा हमें राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लाइबिलिटी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16, ताकि उसकी बेस पर हम जो है टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट को आइडेंटिफाई कर सकें। देन इंफॉर्मेशन नंबर 5, on 1st June 2015, यानी ड्यूरिंग द ईयर, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1 million was paid as penalty to the provincial government due to non compliance of environmental laws। तो ये एक पेनल्टी जो है ये डिडक्टेबल नहीं होती, टैक्स अथॉरिटीज़ इसको एक्सपेंस के तौर पर अलाउ नहीं करती, तो इनके ऊपर जो हमें रिकन्सिलेशन के अंदर इफेक्ट लेना पड़ेगा। सिक्स्थ है, अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी पेड टू आउट गोइंग मेंबर वाज रुपीज़ 10 मिलियन। अब ग्रेचुइटी का ऊपर हमें एक्सपेंस दिया हुआ था जो हम एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, तो टैक्स अथॉरिटीज़ इसको ग्रेचुइटी को जो है वो पेमेंट बेसिस पर अलाउ करती हैं, तो जो हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है वो एड बैक हो जाएगा और जो पेड अमाउंट है ये अलाउ होगी। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द ईयर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एंड रिपेयर एक्सपेंस अमाउंटिंग टू रुपीज़ 6 मिलियन एंड रुपीज़ 8 मिलियन रिस्पेक्टिवली पर्टेनिंग टू ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, यानी प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट है, वर डिसअलाउड। FTL हैज़ डिसाइडेड टू फाइल अपील ओनली अगेंस्ट द डिसीजन रिगार्डिंग रिपेयर एक्सपेंस। तो जिसकी आप अभी भी अपील कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उसे अपील करने का मतलब है कि आप अभी उसे जो है डिसअलाउड कंसीडर नहीं कर रहे, एंड यू एक्सपेक्ट कि वो आपको अलाउ हो जाएगा, तो उसका तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। जिसकी डिसअलाउ को आपने एक्सेप्ट कर लिया है वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है ऑफ 6 मिलियन, तो इसके ऊपर हम प्रायर ईयर की टैक्सेशन का इफेक्ट ले लेंगे। एप्लीकेबल टैक्स रेट 32% है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन एक्सपेंस फॉर इंक्लूजन इन FTL's financial statement for the year ended 31st December 2015, giving appropriate disclosure relating to current and deferred tax expenses, including a reconciliation to explain the relationship between tax expense and accounting profit। तो ये रिलेशनशिप जो है दो तरीके से डेवलप हो सकता है, जिसमें हम अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स एक्सपेंस को करते हैं, एक रुपीज़ में और एक परसेंटेज में। तो इनमें से किसी एक को बनाने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम दोनों इस सोल्यूशन के अंदर आपके साथ डिस्कस कर लेंगे।
तो आंसर की तरफ जब हम चलते हैं तो सबसे पहले हमें जो है टैक्सेशन का नोट एक डेवलप करना है, और इसके अंदर हम करंट टैक्स को मेंशन करेंगे। करंट टैक्स अब हमारा क्योंकि प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट भी है तो करंट ईयर को सेपरेटली ले लेते हैं और प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट सेपरेट करेंगे और फिर डेफर टैक्स इसके अलावा लेंगे, तो हमारे पास टोटल फिगर आ जाएगी। फिर हमें क्योंकि स्पेसिफिकली टैक्स रिकन्सिलेशन बनाने के लिए कहा गया है तो वो भी हम डेवलप कर लेते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली रिक्वायरमेंट के रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एक्सपेंस और अकाउंटिंग प्रॉफिट को प्रेजेंट करें। तो इसको जो डेवलप करने के लिए दो मेथड्स होते हैं रिकन्सिलेशन के, दोनों हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो एक मेथड है जिसमें हम रुपीज़ में या करेंसी में बात करते हैं, तो उसमें हम बेसिकली टैक्स एट एप्लीकेबल रेट लेंगे और उसको रिकनसाइल करेंगे विद टैक्स एक्सपेंस। और एक दूसरा मेथड जो है उसमें हमें परसेंटेज के अंदर फिगर्स को लेना होता है। तो परसेंटेज के अंदर हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो एप्लीकेबल टैक्स रेट परसेंटेज में कितना है, और उसको फिर हमें कंपेयर करना होता है, रिकनसाइल करना होता है एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट के साथ। तो एक रिकन्सिलेशन जो है वो टैक्स एट एप्लीकेबल रेट की टैक्स एक्सपेंस के साथ बनेगी और एक एप्लीकेबल टैक्स रेट की एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट के साथ बनेगी। दोनों में से एक बनानी होती है तो हम दोनों यहाँ पर बना रहे हैं। तो क्वेश्चन की डाटा की तरफ चलते हैं और वन बाय वन हर आइटम को कंसीडर करते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 80 मिलियन का जो प्रॉफिट है इसको एक तो हमें अपनी रिकन्सिलेशन के अंदर नोट कर लेना है, एंड रिमेंबर दैट के हमारे पास जो टैक्स रेट है दैट इज 32%। सो 80 मिलियन इंटू 32%, हमारी रिकन्सिलेशन में जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट ले लिया और टैक्स रेट के साथ मल्टीप्लाई किया। तो हमारा जो टैक्स है अगर कोई टेम्परेरी डिफरेंस ना होते, कोई यानी परमानेंट डिफरेंसेस ना होते या कोई एग्जाम्शन इनकम ना होती, तो फिर हमारा जो इम्पैक्ट है वो क्या होता। तो वो हमारा टैक्स होना चाहिए था 25.6, 80 इंटू 32%। दूसरी तरफ हमें एक वर्किंग बनानी पड़ेगी करंट टैक्स की, और उसमें हमारी जो स्टार्टिंग फिगर होगी वो अकाउंटिंग प्रॉफिट ही है ऑफ रुपीज़ 80 मिलियन। इसी के अंदर हम एडजस्टमेंट करके टैक्सेबल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और फिर करंट टैक्स ऑफ द करंट ईयर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी की। अब प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी जो है वो उसका एक्सपेंस 12 का दिया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसको नहीं मानती। इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है कि हमने जो पेमेंट की है वो 10 मिलियन की है। तो टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो कैश बेसिस पर ग्रेजुइटी को मानती हैं। इस बेसिस पर हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जो हमने टैक्स एक्सपेंस चार्ज किया हुआ है उसको ऐड बैक कर देंगे और जो पेमेंट हुई है वो टैक्स वाले अलाउ करेंगे तो उसे लेस कर देंगे। तो ये इम्पैक्ट हमारा आ गया 2 का नेट इफेक्ट, 12 और -10 का 2 का नेट इफेक्ट आया हमारा करंट टैक्स में। अब इंटरेस्टिंगली सेम इफेक्ट जो है वो अल्टीमेटली जा रहा होगा इन द डेफर टैक्स एज वेल, अगर हम उसके ओपनिंग बैलेंस के साथ भी उसको कंपेयर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास खैर ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो हम डायरेक्ट इम्पैक्ट ले लेते हैं। तो डेफर टैक्स की कैलकुलेशन के लिए भी एक वर्किंग बना लेते हैं। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस्ड टेम्परेरी डिफरेंस, और फर्स्ट आइटम हम प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी लेते हैं। अब प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी में जो एक इन्फॉर्मेशन हमें और दी हुई है वो ये है कि इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो ₹13 मिलियन है। 12 से हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, मीन्स के 13 + 12 एक्सपेंस की वजह से हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, और जितने से हमने पेमेंट की उतने से हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है। सो
13 + 12 - 10, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी का, दैट वुड बी 15। अब क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ इसको लाइबिलिटी को कैश बेसिस पर मानती हैं, तो इसका मतलब है कि वो इसको लाइबिलिटी कंसीडर नहीं करती, इनकी टैक्स बेस ज़ीरो है। और अल्टरनेटिवली आप कैलकुलेट कर सकते हैं टैक्स बेस एज कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट। तो फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट भी 15 है, 15 - 15 वुड बी 0, क्योंकि जब 15 आप ये अमाउंट फ्यूचर में पे करेंगे तो तब वो डिडक्शन दे देंगे, दैट इज़ फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट। तो हमारा जो टेम्परेरी डिफरेंस है, लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो तो वो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होता है, तो 15 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस भी अराइज हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में बैड डेट एक्सपेंस दिया हुआ है, और ये नहीं बताया हुआ कि ये एक्चुअली रिटर्न ऑफ है या नहीं, बट ये पॉइंट है कि जो हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट है वो 2 मिलियन की थी ओपनिंग टाइम पर, अब 10 से और एक्सपेंस है, तो हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोविजन है वो 2 + 10 12 हो गई होगी। तो इसका एक इफेक्ट तो हमें करंट टैक्स में लेना है, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज जो है बैड डेट एक्सपेंस की प्रोविजन को नहीं मानती, तो आपने जो 10 का एक्सपेंस चार्ज किया है वो जब तक एक्चुअली रिटर्न ऑफ नहीं होगा वो उसको नहीं मानेंगी, तो ये ऐड बैक हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमें इस पे डेफर टैक्स कैलकुलेट करना है, तो 2 का ओपनिंग बैलेंस था, 10 से हमने एक्सपेंस और बढ़ाया, यानी हमारी प्रोविजन जो है वो 12 की हो चुकी है। वंस अगेन इसकी टैक्स बेस जीरो होगी। इसकी टैक्स बेस जीरो क्यों होगी? क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है ये कॉन्ट्रा एसेट आइटम है, यानी इसे लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, तो टैक्स अथॉरिटीज इसकी डिडक्शन हमें अलाउ करेंगी जब फ्यूचर में ये बैड डेट्स एक्चुअली रिटर्न ऑफ होंगे। अब हम प्रोविजन रिकग्नाइज करने का मतलब ही यही है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है लॉस हो जाएगा और हमें डिडक्शन मिलेगी। तो 12 का जो अमाउंट है ये फ्यूचर में इतनी डिडक्शन मिलेगी, कैरिंग अमाउंट 12 माइनस फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट 12, यानी टैक्स बेस 0। वंस अगेन क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट है यानी लाइबिलिटीज की तरह इसको ट्रीट करेंगे, तो कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस कंसीडर होगा। इसके बाद है कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, तो एक इम्पैक्ट तो ये है कि जो आइटम एग्जेम्प्ट है तो उस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगना, तो इसे हम करंट टैक्स में देख लेते हैं। तो इतने से इनकम को हम कम कर देंगे क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल नहीं है। इसका दूसरा इफेक्ट हमारा नोट्स में जाएगा, और हम कहते हैं कि 5 का जो कैपिटल गेन है उस पे 32% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो हमने लेस कर दिया। वैसे यानी हमारा टैक्स 25.6 बनता, लेकिन कैपिटल गेन वाला टैक्स हमें नहीं देना पड़ेगा, तो हम ये लेस कर देंगे 1.6। तो हमारा जो टैक्स डायरेक्ट बनता 25.6 बनता, लेकिन एग्जेम्प्ट इनकम की वजह से 1.6 से वो कम हो जाएगा। और भी आइटम आएंगे तो हम साथ साथ लिखते जाएंगे। इसको अगर हम परसेंटेज में इनकॉर्पोरेट करें तो परसेंटेज वाले सिस्टम में भी ये लेस इम्पैक्ट ही आएगा, और जो हमारा एप्लीकेबल टैक्स रेट है उसको मेंशन कर लेते हैं, दैट इज़ 32%। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि ये आउट ऑफ 80, ये हमारी 5 की इनकम है, 5/80 इंटू 32, क्योंकि 32% आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट है, तो कैलकुलेशन आपने ऐसे करनी होती है कि जो आपका रेलिवेंट अमाउंट है डिवाइडेड बाय जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है मल्टीप्लाइड बाय रेट, तो दैट वुड बी 2%। तो 2% से हमारा जो टैक्स इफेक्टिव टैक्स रेट है वो कम हो जाएगा ड्यू टू दिस एग्जेम्प्ट कैपिटल गेन, क्योंकि 2% ऑफ द प्रॉफिट जो अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। तो हमने इनिशियल डाटा को इनकॉर्पोरेट कर लिया फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी है जो अभी तक हमने कंसीडर नहीं किया, ये डेफर टैक्स का जब हम एक्सपेंस इनकम निकाल रहे होंगे तब कंसीडर करेंगे। तो मीनवाइल हम अब आते हैं सेकंड एंड थर्ड इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो जो रेलिवेंट अभी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो ये है कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 5% स्ट्रेट लाइन बेसिस है, और टैक्स डेप्रिसिएशन 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। तो हमें जो एसेट्स की वैल्यू दी हुई है स्टार्टिंग, दैट इज़ 350, और उसमें से 2013 की वैल्यू है, और 30 अप्रैल को एक डिस्पोजल हो रहा है, और 1 जुलाई को एक एडिशन हो रहा है।
तो हम इन इम्पैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसके लिए हम एक वर्किंग बना लेंगे। तो अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन और मूवमेंट बनाने के लिए 5% स्ट्रेट लाइन बेसिस को कंसीडर करेंगे और टैक्स से रिलेटेड कैलकुलेशन के लिए 10% रिड्यूसिंग बैलेंस को कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट जो है दैट इज 1 जनवरी 2013, और हमारे जो एसेट की वैल्यू इनिशियल कॉस्ट है वो हमें 350 की गिवन है, तो ये अकाउंटिंग में भी सेम होगी और टैक्स में भी सेम होगी। अब हम 2013 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो अकाउंटिंग में ये 5% स्ट्रेट लाइन बेसिस कॉस्ट के ऊपर हम कैलकुलेट कर लेंगे 17.5, और टैक्स में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 10% है। 350 का इनिशियली तो कॉस्ट पे कैलकुलेट होगी, बाद में रिटर्न डाउन वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास 35 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास जो नेट वैल्यू आ जाती है टैक्स में दैट इज़ 315। तो हम फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2014 की। जो अकाउंटिंग में तो ये स्ट्रेट लाइन बेसिस पर ही है, तो कॉस्ट पर ही कैलकुलेट होगी 5%, दैट वुड बी वंस अगेन 17.5। और टैक्स में अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो 315 पर कैलकुलेट करेंगे। तो प्रीवियस 2 ईयर्स का जब हम डाटा कवर कर लेते हैं तो हमारे पास जो साल का शुरू है उसमें रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाती है अकाउंटिंग के हिसाब से 315 और टैक्स के हिसाब से 283.5 की। अब यहाँ पर जो इम्पैक्ट है हमें इनकॉर्पोरेट करना है, उसमें हम देखते हैं कि हमें एडिशन भी बताया हुआ है, डिस्पोजल भी बताया हुआ है, और ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन भी होगी। तो हम एडिशन को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। एडिशन तो दोनों में सेम ही कंसीडर होगा 40 ईच का। जब डिस्पोजल की बात करते हैं तो डिस्पोजल क्योंकि दोनों में डेप्रिसिएशन डिफरेंट है, तो डिस्पोजल के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। डिस्पोजल की हमें एक सेपरेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो नीचे एक सेपरेट हम कैलकुलेशन बना लेते हैं जिसमें हम रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ डिस्पोज्ड एसेट और गेन ऑन डिस्पोजल होगा या जो लॉस ऑन डिस्पोजल होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। तो जो डिस्पोज्ड एसेट है उसकी कॉस्ट देख लेते हैं, दैट इज 30। तो अकाउंटिंग और टैक्स दोनों के हिसाब से कॉस्ट तो 30 ही है। जो डेप्रिसिएशन अलाउ हुई होगी 2013 में 5% के हिसाब से अकाउंटिंग में, दैट वुड बी 1.5, और टैक्स में 10% के हिसाब से 3। तो 27 का एसेट हो जाएगा टैक्स में रिटर्न डाउन वैल्यू। नेक्स्ट ईयर 2014 की डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करेंगे तो अकाउंटिंग में तो वो सेम ही रहेगी, जबकि टैक्स में अब वो 27 पर कैलकुलेट होगी रिटर्न डाउन वैल्यू पे, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये 1 जनवरी 2015 की है। अकाउंटिंग में तो बड़ी स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, यानी फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट जो कि यूज़ है कि जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ होता है टिल डी रिकग्निशन, तो डेप्रिसिएशन अप टू अप्रैल हम रिकग्नाइज करेंगे। तो 4 मंथ्स की जो डेप्रिसिएशन इस पर बनेगी कॉस्ट के हिसाब से दैट वुड बी 0.5, और डिस्पोजल की डेट पर हमारा जो एसेट है वो 26.5 का होगा, जबकि टैक्स अथॉरिटीज़ क्योंकि सिर्फ ईयर एंड बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करती हैं तो वो 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करेंगी, और एसेट की जो रिटर्न डाउन वैल्यू डिस्पोजल होगी वो सेम ईयर के स्टार्ट वाली होगी, दैट इज़ 24.3। एक स्टेप इसमें हम आगे चलते हैं तो हम डिस्पोजल प्रोसीड्स भी देख लेंगे। एसेट हमने डिस्पोज किया है 35 मिलियन का। तो हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट हो जाएगा 8.5 का गेन है, क्योंकि ज़्यादा पर सेल किया आपने 35 पे। 8.5 का गेन अकाउंटिंग के हिसाब से है,
और टैक्स के हिसाब से जो गेन है दैट इज़ 10.7। तो जो हमें एक रेलिवेंट वैल्यू चाहिए थी वो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन डिस्पोजल है। तो अब हम रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं डिस्पोज्ड एसेट की एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, जो अकाउंटिंग में है 26.5 और टैक्स में है 24.3। अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो जब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी तो वो डिस्पोज्ड एसेट्स की अलग, जो हमारे पास एडिशंस हैं उनकी अलग, और ओपनिंग एसेट्स अदर देन डिस्पोज्ड की अलग। तो फिर हमारे पास प्रॉपर कैलकुलेशन हो सकेगी। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन की फिगर आएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो डिस्पोज्ड एसेट्स हैं उनके ऊपर तो हम करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। टैक्स में तो 0 है और अकाउंटिंग में 0.5 की है। जो एडिशन है वो हमारा 40 का है। एडिशन की डेट 1 जुलाई की है। तो जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 5% के हिसाब से 1.0, और टैक्स में 10% के हिसाब से, और पूरे साल की होगी क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ जो ईयर एंड पर बैलेंस होता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ करती हैं। वो ये नहीं देखती कि आपने कब एसेट परचेज किया है, डिस्पोज कर दिया था ड्यूरिंग द ईयर तो नो डेप्रिसिएशन वुड बी देयर। तो दैट वुड बी 4। अब जो बाकी एसेट्स की बात करें तो ओपनिंग हमारे जो एसेट्स थे 350 के थे। 350 में से हमने 30 का एसेट कॉस्ट वाइज डिस्पोज कर दिया, तो जो बाकी कॉस्ट बचती है 320 है, उस पर 5% डेप्रिसिएशन लेंगे तो अकाउंटिंग के अंदर दैट वुड बी 16। जबकि टैक्स के हिसाब से देखें तो हमारी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 283.5 की थी, और ओपनिंग टाइम पर हमारा जो एसेट डिस्पोज हुआ है वो 283.5 ओपनिंग है। उसमें से डिस्पोजल वाले को निकाल दें तो बाकी पर आपने 10% डेप्रिसिएशन लेनी है। टैक्स के अंदर आप रिड्यूसिंग बैलेंस को फोकस कर रहे हैं। तो दैट वुड बी 25.92। अब अगर हम डेप्रिसिएशन का टोटल कर लेते हैं तो अकाउंटिंग में दैट इज़ 17.5 मिलियन और टैक्स में दैट इज़ 29.92 मिलियन। और यहाँ से हमारे पास जो ईयर एंड पर हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू है वो भी कैलकुलेट हो जाएगी, एंड दैट वुड बी ओपनिंग वैल्यू प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल माइनस डेप्रिसिएशन 311। और इसी तरह टैक्स में 283.5 प्लस 40 माइनस 24.3 माइनस 29.92, तो 269.28। तो ये हमारी जो बिल्डिंग से रिलेटेड जब सारी कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गई तो अब हमारा काम ये है कि हम इनका इम्पैक्ट कंसीडर करें ऑन करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लेते हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है वो एड बैक हो जाएगी और टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगी। तो सबसे पहले इनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 17.5 की एड बैक कर देंगे और टैक्स डेप्रिसिएशन हम लेस कर देंगे, डिडक्शन के तौर पर वो अलाउ हो जाएगी। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है डिस्पोजल का गेन और लॉस। तो जो अकाउंटिंग का गेन है ये हमारा हम प्रॉफिट में से रिवर्स कर देंगे यानी लेस बैक कर देंगे, और जो टैक्स के मुताबिक हमारा गेन बनता है उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट इम्पैक्ट जो है वो गेन ऑन डिस्पोजल की वैल्यू का। तो अकाउंटिंग के हिसाब से जो डिस्पोजल का गेन है वो लेस बैक हो जाना है 8.5, और टैक्स के हिसाब से जो है वो हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट में ऐड होगा। इससे जो नेक्स्ट इम्पैक्ट है वो हमें लेना है अपने एसेट्स के ऊपर कि उनकी जो टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट है वो क्या है। तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू अकाउंटिंग के हिसाब से है दैट इज 311, और जो टैक्स के हिसाब से है दैट इज 269.28। तो इनको हम डेफर टैक्स के अंदर कंसीडर करेंगे। तो हमारा एसेट है बिल्डिंग का, और वर्किंग 3 से हमने कैलकुलेशन की है। कैरिंग अमाउंट 311, टैक्स बेस 269.28, जो डिफरेंस है दैट इज़ 41.72, और क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा। सो बिल्डिंग को भी हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन में मज़ीद डाटा की तरफ चलते हैं।
सो अब हम फोर्थ इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं। तो 1 जनवरी ईयर के स्टार्ट में हमने मशीन ली है, कॉस्ट 120 मिलियन है। फाइनेंस लीज और जो है, क्योंकि क्वेश्चन पुराना है तो पहले I-17 के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है, IFRS 16 में ये फाइनेंस लीज लिखा होता या ना लिखा होता, हमारी अकाउंटिंग सेम होती। तो लीज टर्म एज वेल एज द यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है। एनुअल लीज अमाउंट 30 मिलियन है और ये पेबल इन एडवांस है। तो हमें एन्यूटी ड्यू का फार्मूला यूज़ करना है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज 12.59% है और मशीन को यूजफुल लाइफ पर स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिशिएट हमने करना है। सो इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो लीज अरेंजमेंट में सबसे पहली चीज़ हमारे पास है लीज लाइबिलिटी और उसकी इनिशियल रिकग्निशन करेंगे। तो 30 मिलियन की 5 पेमेंट्स हैं, एन्यूटी ड्यू यूज़ करनी है क्योंकि पेमेंट इन एडवांस है, 12.59% का रेट है। तो 1 माइनस 1.1259 ये हमने इंटरेस्ट रेट अप्लाई किया और 5 ईयर्स -5 +1 +1 इसलिए किया क्योंकि एन्यूटी ड्यू है और फिर +1 एक ऐड में किया क्योंकि एक एक्स्ट्रा पेमेंट आ रही होगी जो फर्स्ट पेमेंट इन एडवांस है। तो इस बेस पर जो हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज़ 120 मिलियन। तो लीज लाइबिलिटी इनिशियली 120 मिलियन पे रिकॉर्ड होगी। वैसे ये कॉस्ट के तौर पे गिवन भी है बट जो प्रॉपर वे है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पे रिकॉर्ड करने का है। फिर क्योंकि पेमेंट इन एडवांस है तो फर्स्ट पेमेंट शुरू में ही हो जाएगी ऑफ 30 मिलियन और हमारे पास जो नेट अमाउंट बच जाएगी वो होगी 90 मिलियन। इसके ऊपर इंटरेस्ट रिकग्नाइज करेंगे 12.59% के हिसाब से। जो 90 के ऊपर 12.59% कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज़ 11.33 और इंटरेस्ट की वजह से हमारी लाइबिलिटी जो है वो बढ़कर 101.33 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे जो है दो आइटम्स जो हैं वो रेलिवेंट हैं और उसमें एक तो जाहिर बात है कि हम करंट टैक्स में इम्पैक्ट लेंगे, एक डेफर टैक्स में लेंगे, लेकिन लीज लाइबिलिटी के साथ साथ हमें राइट ऑफ यूज़ एसेट को भी कंसीडर कर लेना चाहिए। तो राइट ऑफ यूज़ एसेट की अमाउंट ले लेते हैं। राइट ऑफ यूज़ एसेट भी इनिशियली जो रिकॉर्ड होगा वो सेम उस वैल्यू पर होगा जितने की लीज लाइबिलिटी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, ना कोई प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग है, ना कोई और वैल्यू है। तो इनिशियली जो हमारा राइट ऑफ यूज़ एसेट रिकॉर्ड होगा दैट वुड बी 120 मिलियन। फिर हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो ओवर 5 ईयर्स स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में बताई हुई है, दैट वुड बी 24 मिलियन और नेट हमारे पास जो एसेट शो हो रहा होगा वो 96 मिलियन का शो हो रहा होगा। अब हमें जो इम्पैक्ट है, पहले करंट टैक्स का इम्पैक्ट लेते हैं। एक तो हमें डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज इसको नहीं मानती। दूसरी बात ये कि जो इंटरेस्ट है वो भी ऐड बैक हो जाएगा। जो हमने पेमेंट की है ये हमें टैक्स में अलाउ हो जाएगी। तो पहले हम ये जो इम्पैक्ट्स हैं, 3 इम्पैक्ट्स, इनको हम कंसीडर कर लेते हैं इन करंट टैक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन जो हमने राइट ऑफ यूज एसेट पे रिकॉर्ड की है वो ऐड बैक हो जाएगी, टैक्स अथॉरिटीज अलाउ नहीं करती। फिर जो हमने इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट लीज से रिलेटेड रिकॉर्ड की है वो भी टैक्स अथॉरिटीज अलाउ नहीं करती, तो वो भी ऐड बैक हो जाएगी। लेकिन टैक्स अथॉरिटीज लीज रेंटल जो पेड होता है वो एज अ डिडक्शन अलाउ करती हैं, तो ये हमें एक डिडक्शन के तौर पे मिल जाएगी। नेक्स्ट इम्पैक्ट ये है कि जो हमारी लीज लाइबिलिटी है वो 101.33 पे रिफ्लेक्ट हो रही है, जबकि इसकी जो टैक्स बेस है वो ज़ीरो है, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ तो पेमेंट को मान रही हैं, वो इस लाइबिलिटी को नहीं मान रही। वो डिडक्शन तब देंगी जब आप पेमेंट करेंगे, उससे पहले वो इसको एज एन एक्सपेंस कंसीडर नहीं कर रही। तो डिडक्ट आप जब पेमेंट फ्यूचर में करेंगे 101.33 की, तभी आपको डिडक्शन मिलनी है। अब इन शॉर्ट फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट 101.33 है और लाइबिलिटी के लिए टैक्स बेस का फार्मूला होता है कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट भी 101.33 है, फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट भी यही है, तो नेट टैक्स बेस आपकी ज़ीरो आ जाएगी। इसी तरह राइट ऑफ यूज एसेट की बात करें तो क्या इससे राइज होने वाले फ्यूचर टैक्सेबल बेनिफिट्स जो हैं वो आपको अलाउ होंगे, डिडक्शन मिलेगी उनकी कि नहीं, क्योंकि फ्यूचर टैक्सेबल बेनिफिट्स जो एसेट से आ रहे हैं उनके ऊपर तो आपको जो है टैक्स तो देना पड़ेगा। अब ये जो डेप्रिसिएशन की फिगर है, अल्टीमेटली अगर आप किसी भी लीज की कैलकुलेशन करें
तो ओवर द होल लीज टर्म डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट मिला के लीज रेंटल्स के इक्वल ही अमाउंट बन रही होती है। तो अल्टीमेटली आपको ये डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट और लॉस के अंदर ही जो है एज एन डिडक्शन मिल रही होगी फ्यूचर में, लेकिन वो डेप्रिसिएशन के नाम से नहीं मिल रही होगी, वो लीज रेंटल के नाम से मिल रही होगी। तो जो इसमें एज अ डेप्रिसिएशन टैक्स अथॉरिटीज आपको कुछ भी अलाउ नहीं कर रही, यानी वो लीज रेंटल के तौर पर तो अलाउ कर रही हैं, लेकिन उसी डेप्रिसिएशन को, उसी इंटरेस्ट को, लेकिन वो लीज रेंटल के तौर पे कर रही हैं, उसको इंटरेस्ट या डेप्रिसिएशन के तौर पे नहीं कर रही। तो इस एसेट में क्योंकि आपकी फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट आपकी जीरो है, कोई टैक्स वाले डेप्रिसिएशन आपको इस पर अलाउ नहीं कर रहे होंगे, तो इसकी टैक्स बेस भी हम जीरो लेंगे। तो लीज लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट, राइट ऑफ यूज एसेट की कैरिंग अमाउंट, और दोनों की टैक्स बेस बेसिकली क्या है, जीरो। तो डेफर टैक्स की कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। राइट ऑफ यूज एसेट वर्किंग फोर्स से हमने कैलकुलेट किया, 96 इसकी कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस जीरो होगी एज वी डिस्कस्ड, और उसकी वजह से हमारे पास टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज होगा क्योंकि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ज़्यादा है। फिर लीज लाइबिलिटी की बात करते हैं, ये भी हमने वर्किंग फोर में कैलकुलेशंस की हैं, 101.33, टैक्स बेस इसकी भी जीरो होगी एज वी डिस्कस्ड, और क्योंकि ये लाइबिलिटी है इसमें कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज होगा। तो क्वेश्चन की मजीद इंफॉर्मेशन पर चलते हैं और इंफॉर्मेशन नंबर 5 देखते हैं। ऑन 1 जून 2015 अमाउंट ऑफ ₹1 million was paid as penalty to the provincial government due to non-compliance of environmental laws। तो पेनल्टी की जो कॉस्ट है वो क्योंकि टैक्स के अंदर आपको एज ए डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, तो करंट टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर इस पेनल्टी को ऐड बैक कर देंगे। प्रॉफिट और लॉस में आपने इसे एक्सपेंस बनाया होगा, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज इसे एक्सपेंस नहीं मानेंगी। और दूसरा ये कि क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज इसे कभी भी एक्सपेंस नहीं मानेंगी, तो ये किस्म का परमानेंट डिफरेंस राइज हो जाता है, तो ये हमें अपनी रिकन्सिलेशन के अंदर कवर करना होगा। तो डिसअलाउड एक्सपेंस की वजह से हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि हमें एक डिडक्शन नहीं मिल रही होगी। तो 1 मिलियन के ऊपर 32% हमें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, दैट वुड बी 0.32। और इसे परसेंटेज में अगर बात करें तो 1/80 पे 32% हमें एक्स्ट्रा जो देना पड़ रहा है, that would be 0.4 in terms of percentage। सिक्स पॉइंट को हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। सेवन्थ पॉइंट की तरफ आते हैं जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंस और रिपेयर एक्सपेंस थे जो कि डिसअलाउ हो गए। रिपेयर एक्सपेंस पर हमने अपील फाइल कर दी, लेकिन एंटरटेनमेंट एक्सपेंस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और इस पर हमें जो इम्पैक्ट है वो इनकॉर्पोरेट करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो इसको हम अपने जो है नोट के अंदर जाते हैं, और क्योंकि हमने करंट टैक्स को दो हिस्सों में बताना होता है कि करंट ईयर से कितना रिलेटेड है और प्रायर ईयर से कितना रिलेटेड है, तो ये प्रायर ईयर का इम्पैक्ट है कि 6 मिलियन का आपका एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है जो आपने डिसअलाउ हुआ है और आपने वो एक्सेप्ट भी कर लिया कि डिसअलाउड है, यानी आपने इस पर टैक्स पे किया है। तो दैट वुड बी 6 इंटू 32%। 32% रेट के हिसाब से आपके पास जो एक्सपेंस आ जाएगा ये दैट वुड बी 1.92। और प्रायर ईयर टैक्सेशन की वजह से, क्योंकि जो ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस बना है ये तो करंट ईयर के प्रॉफिट और लॉस में नहीं है, तो इसकी वजह से आपका जो इम्पैक्ट होगा वो ये आएगा कि आपकी रिकन्सिलेशन के अंदर भी आपको इसे कंसीडर करना पड़ेगा। आपका टैक्स एक्सपेंस इसकी वजह से करंट ईयर का बढ़ गया है, तो ऐड करेंगे 6 इंटू 32%, दैट वुड बी 1.92। तो अब हमारे पास टैक्स एक्सपेंस का टोटल आ जाएगा जो कि फिर मैच करना चाहिए हमारे करंट एंड डेफर टैक्स के साथ। तो इसको हम जब ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर रिकनसाइल करके देखेंगे, दिस इज कम्स टू 26.24। अगर हमारे करंट एंड डेफर टैक्स का टोटल भी 26.24 आता है तो इसका मतलब है रिकनसाइल हो गया और हमारी कैलकुलेशंस करेक्ट है। सो क्वेश्चन की तमाम इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करने के बाद अब हम ज़रा कुछ टोटल्स की तरफ चलते हैं और वन बाय वन अपनी जो वर्किंग 1 एंड 2 हैं इनको फाइनलाइज करते हैं। तो वर्किंग 1 में हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर बहुत सारे प्लस और माइनस को डील किया, तो यहाँ पर हम एक टोटल कर लेते हैं 83.11, दैट इज टैक्सेबल प्रॉफिट। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है विद टैक्स रेट दैट इज 32%,
और हमारे पास हमारा करंट टैक्स फॉर द करंट ईयर आ जाएगा, दैट इज़ 26.6। इसको हम अपने नोट में मेंशन कर देते हैं, करंट टैक्स फॉर द करंट ईयर बेस्ड ऑन वर्किंग 1। अब वर्किंग 2 की तरफ चलते हैं। तो डेफर्ड टैक्स की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो अब हमें एक कैलकुलेशन डेवलप कर लेनी चाहिए डेफर्ड टैक्स की, जिसमें हम लाइबिलिटी या एसेट जो भी हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा वो फाइनलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमें फिगर लेनी है ऑन टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे पास जो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस हैं वो 2 हैं, तो इन 2 के ऊपर 32% टैक्स रेट अप्लाई कर देंगे। दैट वुड बी लाइबिलिटी ऑफ 44.07। फिर हम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस लेंगे जिससे डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है। तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हमारे पास 3 है, 1, 2 एंड 3। इन 3 फिगर्स को ऐड करेंगे और इन पे 32% ले लेते हैं, तो दैट वुड बी 41.07। तो जो हमारे पास डेफर्ड टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है दैट इज जस्ट 3 मिलियन। और इसको अब हम ओपनिंग बैलेंस के साथ कंपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5.28 मिलियन। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है हमारे पास वो पहले ओपनिंग टाइम पर ज़्यादा थी और अब कम है। तो लाइबिलिटी अगर कम हो गई है तो इट मीन्स कि हमारे पास डेफर्ड टैक्स इनकम आ जाएगी 2.28 की। ये हम अपने नोट के अंदर मेंशन कर देते हैं 2.28 की इनकम, इसलिए इसे हमने नेगेटिव में रिफ्लेक्ट कर दी है। सो हमारा जो एक्सपेंस है टोटल दैट इज़ 26.24, जिसमें करंट टैक्स ऑफ करंट ईयर, करंट टैक्स ऑफ प्रायर ईयर और डेफर टैक्स की इनकम शामिल है। तो यही हमारा जो है करंट और डेफर टैक्स जो है 26.24 बनना चाहिए, और यही टोटल हमारा बन रहा है इन 4 फिगर्स को जमा करके जो रिकन्सिलेशन में है। तो दिस रिकन्साइल्ड विद दिस बैलेंस। दूसरा, अगर हम रेट वाइज जाएं तो जो हमने प्रायर ईयर टैक्स लिया था उसका इफेक्ट ले लेते हैं। तो 6 का इफेक्ट है आउट ऑफ 80 प्रॉफिट और 32% का रेट है हमारे पास, तो दैट वुड बी 2.4, यानी पिछले साल से रिलेटेड जो इम्पैक्ट है वो 2.4% हमें एक्स्ट्रा इम्पैक्ट आया है। और यहाँ पे हम टोटल करते हैं तो दैट बिकम्स 32.8%। अब ये मैच करता है या नहीं इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसको हम ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट क्या ये 32.8 ही बनता है। अब एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट बेसिकली ये होता है कि आपका जो फाइनल टैक्स एक्सपेंस है डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट 80, यानी 26.24 डिवाइड बाई 80 जो परसेंटेज आएगी वो आपका एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट है। सो दैट इज़ इंटू 100 करके हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, दैट इज़ 32.8 एज वेल। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लें या यहाँ से कैलकुलेट कर लें, ये मैच हो रहा है तो इससे ये भी रिकनसाइल हो गया। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी कि हम टैक्सेशन का नोट डेवलप करें प्रॉफिट और लॉस के परस्पेक्टिव से और उसकी रिकन्सिलेशन बनाएं, वो कंप्लीट हो गई। और एडिशनली हमने परसेंटेज वाइज रिकन्सिलेशन भी इस वीडियो के अंदर कवर कर ली है। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 12 इनकम टैक्सेस के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 16 टू 23 कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन 16 है कि वीनस लिमिटेड असिस्टेंट अकाउंटेंट एस्टिमेटेड द टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 एट ₹43,000। हाउएवर ही हैड इग्नोर्ड डेफर्ड टैक्स, यानी 43,000 जो है वो सिर्फ करंट टैक्स की बेसिस पर है। एट 1 जनवरी 2018 वीएल हैड अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ 130,000, ये ओपनिंग लायबिलिटी है। एट 31 दिसंबर टेम्परेरी टैक्सेबल डिफरेंस 360,000 की। VL pays tax at 25%
All movement in deferred tax are taken to the statement of profit or loss. What will be recorded as tax expense in the statement of profit or loss for the year ended 31st December 2018. तो जो टैक्स एक्सपेंस उन्होंने करंट टैक्स का रिकॉर्ड किया है 43,000, दैट्स फाइन. डेफर टैक्स में बात करें तो क्लोजिंग डेफर टैक्स लाइबिलिटी हमारी 360,000 के टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस को 25% के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी 90,000. ओपनिंग लाइबिलिटी क्योंकि ज़्यादा है तो क्लोजिंग लाइबिलिटी कम होने की वजह से 40,000 की इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी और प्रॉफिट और लॉस में जो नेट एक्सपेंस है वो 3,000 का रिकॉर्ड होगा. ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन 17 है कि द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन लिमिटेड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स. तो इसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ में डेफर टैक्स और करंट टैक्स दिया हुआ है. जो लाइबिलिटीज़ हैं हमारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग 2011-12 के लिए. टैक्स चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज़ 270 मिलियन. यानी अमाउंट ऑफ एक्सपेंस भी दी हुई है जो करंट और डेफर टैक्स की कंबाइन अमाउंट होगी. व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स वाज पेड. यानी ये क्वेश्चन हमसे कैश फ्लो जानना चाहता है. इसके लिए आसान तरीका ये रहता है कि हम अगर एक टी अकाउंट बना लें और उसमें ये सारी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसको इनकॉर्पोरेट कर दें तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें कैश की वैल्यू मिल जाएगी. तो ये टी अकाउंट अगर आप देखें, ओपनिंग लाइबिलिटीज, क्लोजिंग लाइबिलिटीज, प्रॉफिट और लॉस का चार्ज, तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कैश पेड आ जाएगा 130 मिलियन. दैट इज द आंसर. क्वेश्चन 18 है कि ट्रायल बैलेंस ऑफ ऑल लिमिटेड एट 31st March 2016 शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹800,000 ऑन करंट टैक्स. यानी ओवर प्रोविजन है लास्ट ईयर की एंड ₹2.6 मिलियन ऑन डेफर टैक्स एंड दैट शोज कि आपका डेफर टैक्स लाइबिलिटी है. A property was revalued during the year, giving rise to deferred tax of 3.75 million. This has been included in the deferred tax provision of 6.75 million at 31st March 2016. सो क्लोजिंग डेफर टैक्स लाइबिलिटी भी दी हुई है और जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड अमाउंट है वो भी दी हुई है. देन द इनकम टैक्स चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 is estimated at ₹19.4 million. What will be shown as the income tax charge in the statement of profit or loss? तो हम टैक्स एक्सपेंस अगर देखते हैं सबसे पहले हमें करंट टैक्स ले लेना चाहिए 19.4 मिलियन. पिछले साल की जो ओवर प्रोविजन है वो हमारे एक्सपेंस को रिड्यूस कर देगी 0.8 मिलियन. डेफर टैक्स का इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग डेफर टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा. टोटल चार्ज हमारा 22.75 बनता है जिसमें से जो हमारा OCI को चार्ज होगा दैट वुड बी 3.75 और रिमेनिंग अमाउंट प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होगी दैट वुड बी 19 मिलियन. क्वेश्चन 19 है कि ऑरेंज लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 June 2018. OL sells goods with a 1-year warranty and it is estimated that warranty expenses are 2% of annual sales. Actual payments during the year related to warranty claims were ₹54 million. Of these, ₹38 million pertain to goods sold during the previous year. तो 54 में से 38 जो हैं लास्ट ईयर से रिलेट करती हैं तो बाकी जो 16 मिलियन है वो इस ईयर से रिलेट करती होगी. ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर वारंटी वाज 49 मिलियन. सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 30 June 2018 वाज 1750 मिलियन. तो हम इस साल की जो प्रोविजन का एक्सपेंस है वो सेल्स का 2% निकाल कर ले सकते हैं. अंडर द टैक्स लॉस दीज एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस. एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%. What is the amount of deferred tax expense or income in respect of above for the year ended 30th June 2018? सो अगर हम डेफर टैक्स की बात करते हैं पहले तो हमें इस वारंटी की प्रोविजन को अंडरस्टैंड करना चाहिए. इसके लिए एक टी अकाउंट बना लेते हैं जो डाटा अवेलेबल है. 49 मिलियन का ओपनिंग बैलेंस गिवन है. करंट ईयर का चार्ज 35 मिलियन बनता है. टोटल पेमेंट हमने जो 54 की है तो लास्ट ईयर से रिलेटेड जो 49 था उसमें से 38 की पेमेंट कर दी है और रिमेनिंग 11 ऑब्वियसली रिवर्स हो जाएगा क्योंकि वो हमें पे नहीं करना पड़ा. तो जो इस साल से रिलेटेड पेमेंट है
54 में से 38 निकाल दें, दैट वुड बी 16, और 30 वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस, और क्योंकि प्रीवियस ईयर को हमने अलग कर दिया है, तो करंट ईयर में अगर आप देखें तो 35 की हमने जो प्रोविजन बनाई उसमें से 16 की पेमेंट हो गई है, तो बाकी 19 रह गया। सो ओपनिंग अमाउंट है हमारे पास 49, इस पर डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा 30% के हिसाब से 14.7 मिलियन, क्लोजिंग अमाउंट है 19, इस पर भी 30% के हिसाब से हमारा जो एसेट बन जाएगा वो 5.7 मिलियन बन जाएगा। क्योंकि हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है तो ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस होगा 9 मिलियन का, ये अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन 20 है कि ऑरेंज लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018 वाज रुपीज 508 मिलियन। बाकी सारे डाटा जो प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट से रिलेटेड है वो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, तो उसकी डिस्कशन हम रिपीट नहीं कर रहे, और सेम अकाउंट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बना था वैसा ही बनेगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट टैक्स आफ्टर कंसीडरिंग अबव इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। तो सेम जो वारंटी अकाउंट है उसको सामने रखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमने जो एक्सपेंस बनाया है वो कितना है। 35 से एक्सपेंस बनाया, 11 से रिवर्स किया, तो हमने जो नेट एक्सपेंस बनाया वो 24 का बनाया है। अब टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 508 मिलियन का प्रॉफिट अकाउंटिंग का प्रॉफिट है, हमने जो एक्सपेंस 24 का बनाया वो ऐड बैक हो जाएगा, और जो पेमेंट की है हमने वो टैक्स के मुताबिक हमें अलाउ हो जाएगी। सो टैक्सेबल प्रॉफिट वुड बी 478 मिलियन, और इस पे 30% टैक्स रेट लगाएंगे, तो हमारे पास करंट टैक्स की अमाउंट आ जाएगी 143.4 मिलियन। दैट वुड बी द आंसर। क्वेश्चन 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव राइज टू डेफर्ड टैक्स। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्स डेप्रिसिएशन। तो ये तो एक टेम्परेरी डिफरेंस राइज होता है और इसकी वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट राइज होगी। एक्सपेंस चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बट नॉट अलाउेबल इन टैक्स। अगर एक एक्सपेंस टैक्स में अलाउेबल ही नहीं है तो फिर वो एक परमानेंट डिफरेंस क्रिएट कर देता है, और उस पर डेफर्ड टैक्स जो है वो क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि डेफर्ड टैक्स टेम्परेरी डिफरेंस प्राइस होता है। तो बी वुड बी द आंसर। लेकिन सी को भी डिस्कस करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट बट नॉट अलाउेबल इन टैक्स। रिवैल्यूएशन से हम एसेट की वैल्यू अभी बढ़ा लेते हैं, लेकिन डिस्पोजल के टाइम पर उस पर टैक्स लग जाता है, तो गेन हमने अभी कुछ बना लिया होता है, हम फिर डिस्पोजल पे कम गेन रिकॉर्ड करते हैं, जबकि टैक्स अथॉरिटीज़ जो है डिस्पोजल के ऊपर सारा गेन रिकॉर्ड कर रही होती हैं। तो अल्टीमेटली वो टेम्परेरी डिफरेंस होता है। इसी तरह अनयूज टैक्स लॉसेस पे भी डेफर टैक्स एसेट राइज होता है, तो ऑप्शन बी है वाहिद जिस पर डेफर टैक्स राइज नहीं होगा। क्वेश्चन 22 है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स वेयर कैरिंग अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू टैक्स बेस। तो इसमें हम देखते हैं कि एक्रूड एक्सपेंसेस दैट हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड इन डिटरमिनिंग द करंट टैक्स। तो देखिए हम भी एक्सपेंस बना चुके हैं, टैक्स वाले भी एक्सपेंस बना चुके हैं, तो अगर हमारे एक्रूड एक्सपेंस 100 के हैं तो टैक्स बेस भी क्या होती है, फार्मूला है कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट। तो फ्यूचर में डिडक्शन तो जीरो की मिलनी है क्योंकि ऑलरेडी मिल चुकी है, तो 100 माइनस जीरो वुड बी 100। तो कैरिंग अमाउंट 100 है तो टैक्स बेस भी 100 होगी, तो ऑप्शन ए भी एक ऐसी एग्जाम्पल है जो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के इक्वल होगी। फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स वेयर टैक्स रिलीफ इज ग्रांटेड व्हेन द डेट इज रिटर्न ऑफ। तो इसमें टैक्स और हमारे दरमियान टेम्परेरी डिफरेंस है, हमारी कैरिंग अमाउंट तो होगी लेकिन टैक्स बेस नील होगी, ये आंसर नहीं है। एक्रूड इनकम दैट विल नेवर बी टैक्सेबल। तो एक्रूड इनकम जिस पर कभी भी टैक्स नहीं लगेगा यानी वो एग्जेम्प्ट है, तो ये भी हमारी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई डेफर टैक्स राइज नहीं हो रहा होगा। कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट विच आर अलाउबल इन टैक्स अपॉन पेमेंट। तो हम उनको अभी कैपिटलाइज कर चुके हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो पेमेंट के टाइम पर उनको अलाउ कर देती हैं, तो हम उन्हें अमॉर्टाइज कर रहे होते हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं उन्हें अमॉर्टाइज नहीं कर रही होती। तो इसमें तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अगर हम पे कर चुके हैं तो उनकी टैक्स बेस नील होगी और कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होगी, तो इन दैट केस देयर वुड बी अ डिफरेंस। सो डी में भी सिचुएशन अराइज नहीं होगी, सो ऑप्शन ए एंड सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 23 है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू बिल्डिंग ऑफ जेट लिमिटेड। एट 1 जनवरी 2018 द कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एक्सीडेड इट्स टैक्स बेस बाय रुपीज 1,275,000।
In 2018, JL claimed tax depreciation of 750,000 and charged accounting depreciation of 675,000. As at 31st December 18, JL increased the carrying amount of building by 375,000 on account of revaluation. Revaluation is not allowed in tax. एप्लीकेबल टैक्स रेट 32% है. डेफर टैक्स लाइबिलिटी पूछी हुई है. अब ओपनिंग अमाउंट से हम इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ओपनिंग अमाउंट्स के बजाय हमें सिर्फ ओपनिंग अमाउंट्स का डिफरेंस दिया हुआ है. तो जैसे हमने प्रीवियस एक वीडियो के अंदर क्वेश्चन में किया था कि इसमें फिर आसानी रहती है अगर हम एक अमाउंट एज्यूम कर लें. सो लेट्स एज्यूम, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है तो टैक्स बेस की एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज लेट्स से 3 मिलियन ओपनिंग टाइम पर. तो जो हमारी कैरिंग अमाउंट होगी वो उससे 1,275,000 ज़्यादा होगी, यानी 4,275,000. उसमें से हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे और रिवैल्यूएशन का इफेक्ट ऐड हो जाएगा. तो कैरिंग अमाउंट हमारी कैलकुलेट हो जाती है 3.975 मिलियन. नेक्स्ट हम टैक्स बेस लेते हैं. तो टैक्स बेस ओपनिंग तो हमने एज्यूम कर ली है 3 मिलियन, और उसमें से सिर्फ टैक्स डेप्रिसिएशन लेस होगी 750,000 की. तो टैक्स बेस आ जाएगी 2.25 मिलियन. टेम्परेरी डिफरेंस राइज होगा क्योंकि कैरिंग अमाउंट है और एसेट है तो कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, तो 1.725,000 से हमारा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज होगा, और इस पर हम टैक्स रेट अप्लाई कर देंगे 32%. तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है 552,000. So that's all for today. Have a good day.